नमस्कार, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल श्री ऑनलाइन स्टडी पर। तो कैसे हैं आप लोग? साइंस की क्लासेस हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें जो है अभी तक हम लोगों ने जो है बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, प्रीवियस वीडियोज़ को नहीं देखा है आप लोगों ने, तो उस प्लेलिस्ट में आप लोग जाके प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपके आने वाले जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं यहाँ से आपके क्वेश्चन अच्छे से बन सकें। तो आज की क्लास को कंटिन्यू किया जा रहा है और चीज़ों को आप मेरे साथ अच्छे से समझते हुए चलिएगा। कल प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने जो है अभी किस चीज़ पे डिस्कस किया था? तो कल हम लोगों ने विस्थापन पे डिस्कस किया था और थोड़ा सा जो है जो ये वेग वगैरह से संबंधित बातों पे आज बात करनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं, क्लास को शुरू किया जाए। तो ये नेक्स्ट चैप्टर था आपका बल, गति, कार्य और ऊर्जा। इसमें हम लोगों ने गति के बारे में देखा था, विस्थापन के बारे में देखा था। ठीक है भाई, तो देखो किन किन बातों पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। गति के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। गति में गति के समीकरण इन सब पे हम लोगों ने बात कर ली है। क्लियर है? और इसके अलावा विस्थापन पे डिस्कस हो गया था। विस्थापन पे हम लोगों ने चर्चा की थी। विस्थापन के बारे में हमने ये बताया था कि विस्थापन पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य तीनों हो सकता है। ये डिपेंड करता है जो है उस गतिशील वस्तु की दशा पर। ठीक है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। क्यों? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से आगे वर्क भी पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य होता है, तो इसके लिए आपको विस्थापन को जानना बहुत ज़रूरी है। आई बात समझ में? आज हम लोग बात करने वाले हैं जो है दूरी पे बात की जाएगी, चाल और वेग पे बात किया जाएगा। आई बात समझ में? तो इन्हीं पर डिस्कस किया जाएगा। देखिएगा, विस्थापन आप लोगों ने देखा था कि विस्थापन क्या होता है। विस्थापन और दूरी में थोड़ा सा अंतर होता है। विस्थापन एक सदिश राशि है, जबकि डिस्टेंस एक अदिश राशि है। दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि है। तो देखिएगा भाई, दूरी की अगर बात करें, डिस्टेंस की अगर बात करें, तो डिस्टेंस क्या होगा? देखिएगा, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को हम क्या बोलेंगे? दूरी कहेंगे। दो बिंदुओं के बीच की लंबाई क्या कहलाती है? डिस्टेंस कहलाती है। क्लियर है? दूरी जो है इसका मात्रक अगर आपसे पूछा जाएगा तो इसका मात्रक होता है मीटर। दूरी का मात्रक क्या होगा भाई? मीटर होगा। कैसी राशि है? तो दूरी एक अदिश राशि है। कैसी राशि है दूरी? तो दूरी एक अदिश राशि है। इसको एक्सप्रेस करने के लिए जो है हमको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हम लोग समझेंगे जो है वेग और चाल में अंतर। वेलोसिटी, वेलोसिटी और इधर जो है चाल। वेग और चाल में अंतर क्या होता है, इसको जानिए। देखो भाई, किसी वस्तु का अगर वेग आपसे पूछा जाएगा तो वेग क्या होगा? इकाई समय में तय की गई विस्थापित दूरी वेग कहलाती है। इकाई समय में तय की गई विस्थापित दूरी वेग कहलाती है, वेलोसिटी कहलाती है। ठीक है, वेग बराबर क्या होगा? वेग अगर पूछा जाएगा तो इकाई समय में जितनी दूरी कोई वस्तु विस्थापित होगी, विस्थापित दूरी, यही क्या होता है? वेग होता है। ठीक है, मात्रक अगर हम यहाँ से देखें, वेग का मात्रक क्या हो जाएगा भाई? तो वेग का यूनिट अगर आपसे पूछा जाएगा कि वेग का मात्रक क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे कि विस्थापित दूरी का मात्रक क्या होगा? मीटर। समय का मात्रक सेकेंड, तो मीटर अपान सेकेंड, या इसको हम क्या बोल सकते हैं? मीटर प्रति सेकेंड। यह जो है कैसी राशि है? तो यह एक सदिश राशि है। वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है ना?
जब भी आपसे बोलेगा कोई व्यक्ति कि हाँ फला वस्तु की गति इतना किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आप समझोगे कि हाँ उसके चाल की बात हो रही है। लेकिन अगर किसी वस्तु ने कहा कि किसी वस्तु का वेग इतना किलोमीटर प्रति घंटा है, तो जहाँ वेग की बात होगी तुरंत आपका दिमाग क्लिक कर जाना चाहिए कि यह वस्तु एक निश्चित डायरेक्शन में ही मूवमेंट कर रही होगी। ठीक है, वेग जहाँ भी रहेगा वो दिशा को ही बताएगा। जैसे हवा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसका मतलब हवा किसी दिशा में चल रही होगी, चाहे पूर्व से चल रही होगी, पश्चिम से चल रही होगी, उत्तर से चल रही होगी, दक्षिण से चल रही होगी, किसी न किसी दिशा में काम कर रही होगी। एक पत्थर जो है छत से गिराया गया, उसका वेग 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसका मतलब वो पत्थर एक निश्चित दिशा में अर्थात ज़मीन की ओर ही चल रहा होगा। बात क्लियर है? वेग में अंतर समझ में आया? चाल की अगर हम बात करें तो चाल जो है इकाई समय में तय की गई दूरी, इकाई समय में तय की गई दूरी जो है, इकाई समय में तय की गई दूरी उस वस्तु की स्पीड कहलाती है, चाल कहलाती है। चाल अगर देखा जाएगा तो चाल ये होता है इकाई समय में जितनी दूरी तय करेगा तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय। यहाँ विस्थापित दूरी, मैंने कल बताया था कि विस्थापित दूरी क्या होती है और दूरी क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ अगर मात्रक इसका देखा जाएगा तो चाल का मात्रक भाई, चाल का मात्रक क्या हो जाएगा, तो दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकेंड, तो मीटर अपान सेकेंड, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, मीटर प्रति सेकेंड। वेग और चाल दोनों का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड ही होता है, लेकिन दोनों में अंतर है। वेग कैसी राशि है, सदिश राशि है, जबकि चाल कैसी राशि है, अदिश राशि है। चाल कैसी राशि है, अदिश राशि है ना। चाल जब भी आप कहेगा कोई व्यक्ति कहा आपसे कि हाँ फला वस्तु की चाल इतना किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आप समझ जाइएगा कि वस्तु किसी भी दिशा में गति कर रही है। क्लियर है बातें? तो ये दोनों में अंतर होता है, इस चीज़ को आप जाने रहो। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बढ़ें तो आगे आपको ये जानकारी मिलेगी कि जो है वेग और चाल के आधार पर बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, है ना, जिसमें संवेग, आवेग, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हम बात करेंगे जो है संवेग पे, वेग के बाद संवेग। संवेग क्या होता है भाई? संवेग जो है एक प्रकार का बल है, सीधा सीधा हम कह सकते हैं। संवेग एक प्रकार का बल है जो उस वस्तु के वेग के कारण उत्पन्न होता है। देखिएगा, संवेग, संवेग जो है किसी वस्तु का जो संवेग होता है, संवेग ये उस वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। ठीक है, P = m × v, m × v, यही क्या है? संवेग है। अब इसको, ये तो अभी किताबी भाषा हो गई, हम व्यवहार में समझते हैं कि संवेग क्या होता है। संवेग जैसा आप देख पा रहे हो, ये किसके नाते उत्पन्न होता है? ये वेग के नाते उत्पन्न होता है। क्लियर है ना। अगर किसी वस्तु में वेग है, द्रव्यमान है, तो उन दोनों को गुणा कराने पे हमको क्या मिलता है? संवेग मिलता है। ये बात तो क्लियर है। संवेग अगर ऐसे व्यवहार में हम समझें तो अगर हम दौड़ रहे हैं तो हमारे अंदर एक प्रकार की ऊर्जा ऐसे आ जाती है जिसको हम गतिज ऊर्जा के रूप में हम जान सकते हैं। तो गतिज ऊर्जा और संवेग लगभग एक ही चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा दोनों में अंतर होता है। तो ये जो है, अगर हम दौड़ रहे हैं तो हमारा कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, हमारा कुछ ना कुछ वेग होगा। वेग और द्रव्यमान के नाते अगर हम कहीं टकराते हैं तो उस जिस वस्तु से टकराएंगे वहाँ पर धक्का एक महसूस होगा, या हमको ही एक धक्का महसूस होगा। यही धक्का क्या होता है? यही धक्का होता है संवेग का। ठीक है ना। ये धक्का किस नाते उत्पन्न होता है? ये धक्का संवेग के नाते उत्पन्न होता है। क्लियर है ना बातें? तो हम ये कह सकते हैं संवेग जो है ये किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के कारण, द्रव्यमान और वेग के कारण
उत्पन्न होने वाला धक्का है, उत्पन्न होने वाला एक धक्का है। क्लियर है? यहाँ से अगर इसके मात्रक की हम बात करें, इसके मात्रक को अगर देखा जाएगा तो संवेग का मात्रक क्या हो जाएगा भाई? द्रव्यमान का मात्रक, तो द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम, और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड ये हो जाएगा संवेग का मात्रक, संवेग का मात्रक ये हो जाएगा। क्लियर है? अब इस पर हमारे जीवन में कौन कौन सी घटनाएं आधारित होती हैं इसको हम देख लेते हैं। तो संवेग के उदाहरण अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन सी घटनाएं संवेग पर आधारित हैं, ये सब हम अपने जीवन में देखते रहते हैं लेकिन जान नहीं पाते हैं कि कौन कौन सी घटनाएं जो हैं संवेग पर आधारित हैं। संवेग पर आधारित घटनाएं, ठीक है। पहली घटना ये होती है कि जब भी हम सड़क वगैरह पर चलते हैं तो हमको अगर सपोज दैट हम कहीं टकराते हैं तो उससे जो है हमको एक धक्का महसूस होता है संवेग के रूप में। तो जब भी हम सड़क पर चले तो हमें इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि हमारा वेग जितना अधिक होगा हमारे अंदर संवेग भी उतना अधिक होगा। क्लियर है ना? यही रीज़न है कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब गाड़ियाँ बहुत स्पीड के साथ टकराती हैं तो जो है उनके परखच्चे उड़ जाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि उसमें संवेग अत्यधिक रहता है। जितना अधिक वेग रहेगा उतना अधिक संवेग भी रहेगा। चलो, तो इसका लाभ कैसे मिलता है? जैसे बॉलिंग करते समय जो है, बॉलिंग करते समय खिलाड़ी थोड़ा दौड़ता है, खिलाड़ी थोड़ा दौड़ता है, ठीक है ना। खिलाड़ी दौड़कर अगर बॉलिंग करता है तो इसमें क्या होगा, उसमें संवेग आ जाएगा और वही पूरा संवेग किस पर आरोपित कर देगा, उस बॉल पर आरोपित कर देगा, जिससे उस बॉल की स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी। दूसरी कंडीशन आपने देखा होगा कि अगर लंबी कूद कूदनी है, मान लीजिए आपको 12 फीट कूदना है, तो आप थोड़ा सा रन करके आएंगे, थोड़ा सा रन करके जब जंप मारेंगे ना तो ये 12 फीट दूरी कवर हो जाएगी। अगर यही खड़े होकर तत्काल आप कूदते हैं तो उतनी डिस्टेंस आप नहीं कवर कर पाओगे, है कि नहीं। तो इसका मतलब आप दौड़ क्यों रहे हो, दौड़ क्यों रहे हो, संवेग लेने के लिए। किस लेने के लिए, संवेग लेने के लिए। तो दौड़ने से पहले थोड़ा, कूदने से पहले थोड़ा सा दौड़ लिया जाता है। कूदते समय धावक थोड़ा दौड़ता है। क्यों दौड़ता है, संवेग का लाभ लेने के लिए, ताकि दौड़कर अगर रन करके आएगा, ये जंप करेगा ना, तो ये डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर लेगा। क्लियर बात है। अगली बात, आप लोगों ने देखा होगा जो है कि बहुत सारे उदाहरण आपके जीवन में देखने को मिलते हैं संवेग पर आधारित, है ना। चलिए, तो ये 2 उदाहरण अभी मौके पे हमको याद आ रहे हैं, बाकी अभी याद आएगा तो और बताऊंगा। जहाँ पर कंडीशन ऐसे बने कि द्रव्यमान और वेग के नाते हम कोई खिंचाव, कोई धक्का काम कर रहा है, वहाँ पर ऐसा हम करते हैं। आप लोगों ने और भी देखे होंगे कि जैसे मान लीजिए कहीं धक्का देना है बहुत तेज़ी के साथ, कोई दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, तो दरवाज़ा नहीं खुल रहा, क्या करते हैं, दौड़ के आके उसको पैर से धक्का मारते हैं। तो इसमें क्या होता है, दौड़ कर आकर जब धक्का मारोगे तो आपको संवेग का पूरा लाभ मिलेगा, तो आपकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी और जो है दरवाज़ा टूट सकता है, ठीक है ना। ये सब इसके एग्जाम्पल्स होते हैं, संवेग के उदाहरण होते हैं, ठीक है भाई। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला एक और घटना जो है, रॉकेट जो है, रॉकेट की अगर बात करें, रॉकेट जो उड़ता है, रॉकेट ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। बात समझ में आई। चलिए, संवेग के बाद हम बात करेंगे आवेग पर। आवेग क्या होता है, संवेग के बाद आवेग। आवेग भी संवेग जैसा ही होता है, थोड़ा सा उसमें अंतर होता है।
आवेग जो है ये थोड़े समय के लिए किसी वस्तु पर लगाया गया बल होता है जो उस बड़ा ही खतरनाक होता है ना। चलो देखते हैं। तो इसको आप अच्छे से समझते हुए चीज़ों को चलिएगा और व्यवहार में सोचिएगा कि कौन कौन सी घटनाएं संवेग पर हो रही हैं और कौन कौन सी घटनाएं आवेग पर हो रही हैं। समझ रहे हैं ना। तो चीज़ें आपको बेहतर समझ में आएगी। हमको चीज़ें क्यों याद है? क्योंकि हमने इसको पढ़ा और पढ़ने के साथ जो भी घटनाएं हमारे साथ होती थी उसको हम देखते थे। तो दूरी हो गया, संवेग हो गया। अब हम बात करेंगे आवेग पर, इम्पल्स पे बात करेंगे। आवेग, इसको मोमेंटम कहते हैं ना। आवेग, इम्पल्स। आवेग क्या होता है भाई? आवेग भी जो है एक प्रकार का बल है जो थोड़े समय के लिए किसी वस्तु पर लगाया जाता है। आवेग क्या है? एक प्रकार का बल है, एक प्रकार का बल है जो थोड़े समय के लिए किसी वस्तु पर लगता है, जो थोड़े समय के लिए किसी वस्तु पर लगता है। क्लियर? किसी वस्तु पर लगता है। अगर हम आवेग की बात करें तो किसी वस्तु का जो आवेग होगा, आवेग और संवेग ये कब उत्पन्न होंगे? जब वस्तु गति में रहेगी, तभी। स्थिर रहेगा तो नहीं होगा। ठीक है ना। आवेग जो है, आवेग बराबर क्या होता है? बल गुणे समय अंतराल, टाइम डिफरेंस। ठीक, या I इज इक्वल टू F इंटू डेल्टा टी। यहाँ डेल्टा टी मतलब समय अंतराल, कितने समय के लिए बल लगा है? 4 सेकंड के लिए। पता लगा 12:01 से 12:04 तक लगा। ठीक है ना। तो वो कितने ड्यूरेशन के लिए का, बहुत थोड़े समय के लिए काम करता है ये आवेग, लेकिन बड़ा खतरनाक होता है। अभी देखिएगा इसके एग्जाम्पल्स। मात्रक की अगर हम बात करें, इसके मात्रक की अगर हम बात करें तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा भाई? न्यूटन। और समय अंतराल का मात्रक सेकेंड। तो न्यूटन सेकेंड ये किसका मात्रक होगा? ये होगा भाई आवेग का मात्रक। न्यूटन सेकेंड किसका मात्रक हो जाएगा? तो न्यूटन सेकेंड आवेग का मात्रक हो जाएगा। और ये बहुत बार पूछा गया है। कैसी राशि है ये आवेग? तो आवेग सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। ये उसी दिशा में काम करती है जिस दिशा में जो है वस्तु की गति होती है। देखो, अब इसके उदाहरण हम देखते हैं कि कौन कौन सी इस पर आवेग पर आधारित घटनाएं हैं। आवेग पर आधारित घटनाएं, आवेग पर आधारित घटनाएं। ठीक, कौन कौन सी घटनाएं आवेग पर आधारित होती हैं इसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आप बहुत तेज़ी के साथ गाड़ी चला रहे हो और ब्रेकर आया और ब्रेकर आपने देखा नहीं और गाड़ी कूद गई, तो उस समय आपको एक झटका महसूस होता है ना। आप अगर सावधान नहीं तो गिर भी सकते हैं। तो वो क्या था जो थोड़े समय के लिए आपके ऊपर बल लगाया? वही क्या था? वही था आवेग। ठीक है ना, वही क्या था? आवेग। तो आवेग जो होता है ये थोड़े समय के लिए काम करता है लेकिन बड़ा खतरनाक होता है। चलो, अब इस पर कौन कौन सी घटनाएं जीवन में देखने को मिलती हैं। तो जैसे मैंने बताया कि व्यवहार में आप ब्रेकर वाली घटना याद रखिएगा। और देखिए, जैसे जो है गेंद को कैच करते समय, गेंद को कैच करते समय खिलाड़ी अपने हाथ पीछे खींच लेता है। खिलाड़ी अपने हाथ पीछे खींच लेता है। जैसे गेंद को ऐसे कैप्चर किया, हाथ ऐसे पीछे खींचेगा। क्यों खींचेगा? क्योंकि वो गेंद के वजह से जो है थोड़े समय के लिए हाथ पर बल लगेगा। अगर हाथ पीछे नहीं खींचेगा तो या तो उस गेंद की वजह से हाथ में ज़्यादा चोट लग जाएगी या तो गेंद जो है छटक कर बाहर चली जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा होता है। और आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कोई व्यक्ति अगर ऐसे कूद रहा है, तो अगर कूद रहा है तो यहाँ मिट्टी को थोड़ा खोद दिया जाता है।
ठीक है, ताकि ये जब यहाँ गिरे व्यक्ति तो इसको चोट ना लगे, ज़मीन की वजह से चोट ना लगे। तो कूद के दौरान मिट्टी को थोड़ा खोद दिया जाता है। कूद के दौरान मिट्टी को थोड़ा खोद दिया जाता है। क्यों खोदते हैं? ताकि जो है यहाँ पर ये कूदने के बाद जब यहाँ गिरे ये तो चोट ना लगे इसको। गाड़ियों में जैसे गड्ढा है तो गड्ढे भी संवेग लगाते हैं, आवेग लगाते हैं बाइक के ऊपर। तो गाड़ियों में उस आवेग को कम करने के लिए क्या लगाया जाता है? शॉक ऑब्जर्वर। गाड़ियों में झटकों को कम करने के लिए, कम करने के लिए शॉक ऑब्जर्वर लगाए जाते हैं, जिसको हम शॉकर बोलते हैं। ठीक है, ताकि गड्ढा आए तो गड्ढे के द्वारा जो भी आवेग लगे वो शॉक ऑब्जर्वर उसको क्या करे? एब्जॉर्ब कर ले और गाड़ी आराम से पार हो जाए, उस पर बैठा हुआ व्यक्ति सुरक्षित रहे। ठीक है ना। तो ये सभी घटनाएं जो हैं आप लोगों ने देखा संवेग और आवेग पे आधारित। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है भाई, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद जो है बल वगैरह पे, लेकिन बल का टॉपिक थोड़ा सा लंबा है तो आज के लिए इतना रखिए। बाकी मिलते हैं हम कल के वीडियो में और उन चीज़ों को अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, तब तक आप इस लेक्चर को अच्छे से रिवीजन करिएगा और इनको समझने का प्रयास करिएगा कि विज्ञान वास्तव में है क्या। क्लियर है भाई? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद सभी को।